हमारा टॉपिक है मेवाड़ गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह 1302 से 1303। तो आज हमारा टॉपिक है मेवाड़ गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह, जो कि अपने पिता समर सिंह 1273 से 1301 ईस्वी तक राजा रहा और 1302 ईस्वी में पिता समर सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना। और कहा जाता है कि मेवाड़ का ये एक महान शासक उस समय दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। वह एक अति महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था। वह अपनी सत्ता समस्त भारत में फैलाना चाहता था और अपनी साम्राज्यवादी नीति से प्रभावित होकर रतन सिंह पर आक्रमण करने की सोचता है। तो हम ये पढ़ने से पहले कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच युद्ध के कारण में, तो पहला जो है उनकी साम्राज्यवादी नीति, दूसरी मेवाड़ की भौगोलिक आर्थिक सामरिक महत्व, राघव चेतन द्वारा अलाउद्दीन को प्रेरित करना, 1299 ईस्वी में समर सिंह द्वारा कर वसूलना, तो जैसा कि इस युद्ध का प्रमुख कारण कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं उनके अंदर थी, दूसरा कि मेवाड़ की भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से संपन्न था, और मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति के रूप में कहा जाता है, मेवाड़ और मालवा पास में था, तो कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और मालवा कृषि के क्षेत्र की दृष्टि से संपन्न इलाका था। तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक संपदा और धन दौलत के लिए भी और सामरिक दृष्टि से भी महत्व होने के कारण अलाउद्दीन चित्तौड़ मेवाड़ का क्षेत्र जीतना चाहता था। दूसरी ओर कहा जाता है कि रावल रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नामक ब्राह्मण विद्वान था। कहा जाता है कि वह बड़ा तांत्रिक और मायावी था। कहा जाता है कि किसी कारण एक बार उनसे मनमुटाव हो गया और कहा जाता है
कि रतन सिंह राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल देता है और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को प्रेरित करता है और इनके अनुसार कहा जाता है कि उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में भी बखान और उल्टी सीधी भी ऐसी बातें करता है, ऐसा कहा जाता है। ये और अन्य महत्वपूर्ण कारण 1299 में कहा जाता है कि जब जालोर से आक्रमण करती रही, वहां सेना जाने के लिए गुजरात में घुसने के लिए जालोर के शासक मना कर देते हैं, तो समर सिंह द्वारा जो कि गुजरात जाने के लिए अलाउद्दीन की सेना रास्ता मांगती है, तो यह ऐसे रास्ता देने से मना कर देता है और कर वसूल करता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना करता है और मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण पद्मावती को बताता है, लेकिन कहा जाता है कि यह घटना 1303 की है और ये 1540 ईस्वी में लिखा गया है, तो यह हम ज्यादा सत्य नहीं मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसकी साम्राज्यवादी नीति, मेवाड़ की भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक और 1299 में समर सिंह द्वारा कर वसूलने की युद्ध के ये प्रमुख कारण रहे थे। तो जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह अलाउद्दीन लंबे समय तक चित्तौड़ पर घेरा डाले रहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और कहा जाता है कि लंबे समय के पश्चात जो कि चित्तौड़ में रहने वाले सेना रिहायशी लोगों के लिए अनाज और काफी चीजों की कमी आने लगी, तो कहा जाता है कि रतन सिंह द्वारा अपने किलेदार को किला गेट खुलवाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही होता है तो अलाउद्दीन खिलजी धोखे से और संधि का प्रस्ताव देकर ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है और कहा जाता है कि इन्हें एक प्लान के अनुसार बचाने के लिए अपने रानी पद्मिनी और इनके चाचा और भाई गोरा बादल एक प्लान रचता है और इस प्लान के अनुसार उनसे अलाउद्दीन खिलजी से एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत कहा जाता है कि इसके लिए हम आपको जो आपकी सत्य है मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे कहा जाता है कि 1600 पालकियां तैयार की जाती है और उस प्रत्येक पालकी में स्त्रियों की जगह अपने वीर सेनानायक सिपाही सशस्त्र सहित बैठा दिए जाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को चित्तौड़ लेकर आते हैं तो वह स्वाभिमान 16 पालकियों में विराजमान वीर शस्त्र सहित उनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और रतन सिंह को छुड़ा लिया जाता है और इसी दौरान संघर्ष होता है और इस संघर्ष में बहुत सारे वीर सेनानायक और रतन सिंह एवं गोरा एवं बादल की
मृत्यु हो जाती है और साथ ही कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद रानी पद्मावती 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लेती है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में, जिसमें जौहर पद्मावती सहित 1600 स्त्रियों द्वारा जौहर का वरण किया जाता है और केसरिया, गोरा, बादल और रतन सिंह द्वारा किया जाता है। तो शाखा उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर जौहर और केसरिया दोनों होता है। तो इस प्रकार चित्तौड़ में प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय हुआ था और इसके जीतने के और इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी अमीर खुसरो का एक ग्रंथ खजाइन उल फतह अमीर खुसरो की रचनाएं और हेमरत्न सूरी, जिसने गोरा, बादल, पद्मिनी चौपाई। तो हमें इस अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के संघर्ष की कहानी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ खजाइन उल फतह में और महाराणा प्रताप के एक दरबारी कवि हेमरत्न सूरी द्वारा गोरा, बादल, पद्मिनी चौपाई में इनका हमें प्रमाण मिलता है। तो इनके पश्चात चित्तौड़ जीतने के पश्चात चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का अधिकारी बना देता है और यह उम्र में कम या अल्पवयस्क होने के कारण मलिक नामक व्यक्ति की देखरेख में वह रहता है और कहा जाता है कि खिज्र खां ने 1310 ईस्वी में दाइबी पीर दरगाह अभिलेख तैयार करवाता है, जो कि इस अभिलेख में कहा जाता है कि अपने पिता की कुछ उपाधियों का वर्णन करता है, जो कि उन्होंने अपने पिता की उपाधि सिकंदर ए सानी, संसार का रक्षक, ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया, ये इनमें उपाधि देता है। तो कहा जाता है, तो संसार का रक्षक तो हम इन्हें नहीं कह सकते। कहा जाता है कि चित्तौड़ विजय के बाद वहां पर जो सामान्य लोग जो किले में रहते हैं और बच्चों, मनुष्य और छोटे बड़ों लोगों के साथ 30,000 लोगों का कत्लेआम किया है, तो हमें उन्हें संसार का रक्षक कहना उचित नहीं है। और इसके अलावा जैसा कि चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे जो एक मेसा पठार पर स्थित है, तो कहा जाता है गंभीरी और बेड़स नदी पर एक पुल का निर्माण खिज्र खां द्वारा करवाया गया था।
तो जैसा कि 1310 में ये निर्माण करवाता है राय की पीर दरगाह अभिलेख की, और कहा जाता है कि वह 1311 में यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कहता है, और अलाउद्दीन खिलजी और इनके द्वारा जालोर का एक सोनीग्रा चौहान, जिनका नाम मालदेव सोनीग्रा, जो इतिहास में मूछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें चित्तौड़ का अधिकारी बनाकर वह अपने दिल्ली चला जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के इतिहास में गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह इस युद्ध में अपने शौर्य वीरता का प्रदर्शन किया, और साथ ही इनके स्वामीभक्त सेना नायक गोरा बादल और पद्मावती ने कूटनीति का परिचय देकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की, और एक मुस्लिम शासक को अच्छा सबक सिखाया, जो कि मेवाड़ की धरा धरती पर सदा ये अमर रहेगी, और एक स्वाभिमान नारी के रूप में पद्मणि का इतिहास सदियों तक याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।